नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया के सबसे अहम और शानदार टूल पीरियोडिक लॉ यानी आवर्त नियम के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा टूल जो इस पूरे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एकदम तरतीब से लगाता है। एक केमिस्ट्री प्रोफेसर के तौर पर मैं आपको इस रोमांचक सफर पर ले चलने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प टॉपिक्स कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे द केमिकल लाइब्रेरी कैटलॉग से, फिर देखेंगे अर्ली क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट्स, मेंडलीव की जीनियस भविष्यवाणियां, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, SPDF ब्लॉक्स और आखिर में एग्जाम की तैयारी के लिए एक क्विक पीरियोडिक ट्रेंड समरी। चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, द केमिकल लाइब्रेरी कैटलॉग। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने किताबों का एक बहुत बड़ा बेतरतीब ढेर पड़ा है और आपको उसमें से एक खास किताब ढूंढनी है। काफी मुश्किल है ना, लगभग नामुमकिन। लेकिन अगर वही किताबें एक लाइब्रेरी कैटलॉग के जरिए उनके विषय के हिसाब से सजी हों, तो काम कितना आसान हो जाता है। बिल्कुल यही काम पीरियोडिक टेबल हमारे एलिमेंट्स के साथ करती है। ये उन्हें उनके गुणों के आधार पर ऐसे व्यवस्थित करती है कि रिसर्च और पढ़ाई दोनों एकदम एफिशिएंट हो जाते हैं। और पता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरा इन ऐतिहासिक आंकड़ों पर गौर कीजिए। सन 1800 में हमें सिर्फ 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था, लेकिन 1865 आते आते ये नंबर सीधा डबल होकर 63 हो गया। अब इतने सारे एलिमेंट्स और उनके अनगिनत कंपाउंड्स को अलग अलग याद रखना, ये तो बिना किसी सिस्टम के पॉसिबल ही नहीं था। मतलब केमिस्ट्री को एक प्रॉपर नक्शे की सख्त जरूरत थी। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, अर्ली क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट्स। शुरुआत में इस क्लासिफिकेशन का विकास काफी तेजी से हुआ। 1800 के दशक में डोबराइनर के ट्रायड्स आए, फिर 1865 में न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स। 1868-69 के आसपास लोथरमेयर और मेंडलीव ने एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में रिपीटिंग पैटर्न्स पहचाने, और इसी शानदार नींव पर 1913 में हेनरी मोज़ले ने अपना मॉडर्न अपडेट दिया। अब देखिए, जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर ने क्या किया। उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के जोड़ों में बांटा, जिन्हें ट्रायड्स कहा गया। एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आई। इन ट्रायड्स में बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के लगभग बराबर था। जैसे लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकालें तो सोडियम का मास 23 आता है। एकदम सटीक है ना? इसके कुछ समय बाद जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाया, और पता है उन्होंने क्या नोटिस किया? हर 8वें एलिमेंट के गुण पहले एलिमेंट से काफी मिलते जुलते थे, बिल्कुल संगीत के सुरों की तरह। लेकिन अफसोस, ये म्यूजिकल क्लासिफिकेशन कैल्शियम के बाद भारी मेटल्स पर जाकर फेल हो गया। यहीं से एंट्री होती है हमारे मास्टर आर्किटेक्ट की। हमारा अगला सेक्शन है मेंडलीव की जीनियस भविष्यवाणियां। दिमित्री मेंडलीव ने 1905 में जो टेबल पब्लिश की, उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह सेट किया कि एक जैसे गुणों वाले एलिमेंट्स एक ही वर्टिकल कॉलम में आएं। इसके लिए उन्होंने उन एलिमेंट्स द्वारा बनाए गए कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूला पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। सच कहूं तो केमिस्ट्री की दुनिया में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन मेंडलीव की असली जीनियस बात क्या थी पता है? उन्होंने अपनी टेबल में जानबूझकर कुछ खाली जगहें छोड़ दी, उन एलिमेंट्स के लिए जो उस समय तक खोजे भी नहीं गए थे। उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम के एक अज्ञात एलिमेंट के गुणों की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी, और जब बाद में गैलियम की खोज हुई तो उसका एटॉमिक वेट और डेंसिटी मेंडलीव की भविष्यवाणी से हूबहू मैच कर गया। माइंड ब्लोइंग। इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद एक सवाल दिमाग में आता है, मेंडलीव की इस शानदार टेबल को आखिर एक मॉडर्न अपग्रेड की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल ये शुरुआती टेबल्स एटॉमिक वेट यानी परमाणु द्रव्यमान पर टिकी थीं, लेकिन जब आइसोटोप्स की खोज हुई, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास अलग, तो इस पुराने सिस्टम में काफी गड़बड़ियां सामने आने लगी। और इसी गड़बड़ी ने जन्म दिया एक नए पैराडाइम शिफ्ट को। हमारा चौथा सेक्शन, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। साल 1913 में हेनरी मोज़ले ने एक्सरे स्पेक्ट्रा की स्टडी की और एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी। उन्होंने बताया कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, जो असल में उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती है, वो उसके एटॉमिक मास से कई ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सिंपली यही कहता है कि एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो मेंडेलीव का पूरा फोकस बढ़ते हुए एटॉमिक वेट पर था, जबकि मोज़ले ने फोकस शिफ्ट किया बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर। इस एक छोटे से बदलाव ने पुरानी टेबल्स की सारी कमियां दूर कर दी और हमें मिला एक ऐसा फ्लॉलेस नक्शा जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चलता है। अब इस मॉडर्न नक्शे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सेक्शन 5 दी SPDF ब्लॉक्स। इस पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 मेन ब्लॉक्स में बांटा गया है, S, P, D और F। अब ये कैसे तय होता है? ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी एटम का बिल्कुल आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाकर बैठता है। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल में जाता है तो वो S ब्लॉक का एलिमेंट है, P में गया तो P ब्लॉक, और इसी तरह D और F ब्लॉक्स भी डिसाइड होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम को ही ले लीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने पर हमें साफ पता चलता है कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में जाकर रुकता है। तो बस बिना किसी डाउट के ये S ब्लॉक में अपनी जगह पक्की कर लेता है। ये सिस्टम हमें हर एलिमेंट की एकदम सटीक लोकेशन बता देता है। अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, जो एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत क्रूशल है, पीरियोडिक ट्रेंड्स, एग्जाम समरी। यहाँ सबसे पहले वैलेंस यानी संयोजकता का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एटम के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एक ही वर्टिकल कॉलम, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, उसमें मौजूद सभी एलिमेंट्स का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है। और मज़े की बात यह है कि यही सिमिलैरिटी तय करती है कि वो एलिमेंट रियल लाइफ में कैसे रिएक्ट करेगा और नेचर में किस फॉर्म में मिलेगा। इस टेबल में प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होती हैं। जैसे अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, वहीं अगर आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये मेटालिक कैरेक्टर घटता है। प्रिडिक्टिव केमिस्ट्री में मास्टर बनने के लिए आपको 2 खास बातें याद रखनी हैं। पहला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत। इसे ऐसे समझिए, ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरी तरफ ग्रुप 17 के हैलोजेंस नोबल गैस बनने से बस 1 इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, तो वो भी गजब के रिएक्टिव होते हैं। आप सिर्फ आउटरमोस्ट शेल को देखकर ही उनकी डेली केमिकल बिहेवियर की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। है ना कमाल का टूल? महान साइंटिस्ट ग्लेन टी सीबोर्ग ने बिल्कुल सही कहा था कि पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्ट ही नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल्स को रिसर्च के नए रास्ते भी दिखाती है। पीरियोडिक टेबल को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये इस पूरे यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के छुपे हुए रहस्यों को डिकोड करने की चाबी है। तो यूनिवर्स के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करना जारी रखिए। पीरियोडिक लॉ के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो साइंस के ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनर के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, सोचिए अगर हम कल कोई ऐसा नया एलिमेंट खोज लें जो इन ब्लॉक्स के सारे नियमों को ही तोड़ दे, तो क्या हमें पूरी पीरियोडिक टेबल को फिर से लिखना पड़ेगा? जरा सोचिएगा इस पर। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।